हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की कहानी है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो कहानी है, और सुनने से पहले अगर आपने ऐसे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको बेल आइकन का सभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। जो इसका प्रथम तंत्र है जो पंचतंत्र का, वो है मित्र भेद। आप जो महिला रूपाय नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उसने उतने से उसे संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ये धन उपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार है, उनमें सबसे अच्छा यही है कि पर देश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके सब देश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब जब यमुना किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी के तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देख बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीव के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों को संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हो? तब वर्तमान ने संजीव की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघों, चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 1 दिन बाद वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने झूठ बोल दिया, स्वामी संजीव तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया है। वर्धमान ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब ये कोई उपाय नहीं था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया। नदी के किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद ये खूब मांसल और हष्ट पुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारे को सींगों से पाटना और मदमक्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा होकर सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, उसका नाम करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी के इस तरह भयभीत होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करकट हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उसे ही डरते हैं। आज वही इसे सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी अपने पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करकट ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जो ऐसा करता है वो उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरों के काम में कौतूहल वश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, क्या बात कही तुमने? करकट ने कहा, सुनो, अनधिकार चेष्टा है, ये दूसरी कहानी है। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। और कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने उधर उधर उछलना खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर सहतीर को आधा छीनने के बाद उसमें से कील फंसाकर रह गया था। एक बंदर को ये कौतूहल हुआ कि ये कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए सहतीर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से कील को खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी हठी था, वह पूरे बल से कील निकालने में जूझ गया। अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग सहतूर के चिरे हुए 2 भागों के बीच में आकर चिपक गया।
अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरे के काम में आक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर का भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बताओ की चिंता क्यों करे। दमनक ने कहा, करकट, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है, स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं है। करकट ने कहा, हमारी हित चिंता से क्या होता है, हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में ही तो नहीं है। बिना पूछे सहमति देना मूर्खता है, इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दमनक ने कहा, अर्थात सॉरी प्रधान अप्रधान की बातें रहने दो, जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे अपने पास रहने वाले को ही अपना मानते हैं। करकट, तब क्या किया जाए, अपना अभिप्राय स्पष्ट स्पष्ट कह दे। दमनक, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है, उसके भय के कारण जाकर सन्निध, विग्रह, आसन, संश्रय, द्विधि भाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। करकट, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत हैं? दमनक ने कहा, ये जानना कोई कठिन काम नहीं है, मन के भाव छिपे नहीं रहते, चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की बुरमुगी से ये सब के सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है, उसके भय के पीछे भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं, तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। करकट, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी का वश में क्या करेंगे? दमनक, मैंने तो बचपन में अपने पिता को संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है, मैं उस कला में प्रवीण हूँ। ये कहकर दमनक राज सेवा के नियमों का निर्देश दिया। राजा को संतुष्ट करके उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। करकट दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया, उसने भी उसकी बात मान ली। दोनों शेर के राज्यसभा की ओर चल दिए। दमनक की आदत देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक आने दो। दमनक राज्यसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिने हाथ उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, दमनक, सब कुशल तो है, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? दमनक, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं है, फिर भी सेवक को स्वामी के हित के बाद कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, माध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक है, राजा के लिए सभी का प्रयोजन है, समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की बात ही क्या है, आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंब दिया है, इसका का भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए, वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पार की नहीं वह रत्नों का मूल्य नहीं लगाता। स्वामी और सेवक प्राश्रय होते हैं, उन्हें एक दूसरे के सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक का केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे तो कहता हूँ निश्चित होकर कह दे। दमनक ने कहा, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही वेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में कोई वेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारों से बाघ, रीछ, चीते आदि सब पर जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया, दमनक स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना क्यों लौटा, इसका कारण क्या था? पिंगलक ने जरा सुखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक ने कहा, देव, यदि आप बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए, सभी बातें कहने योग्य नहीं होती है, कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं, बहुत अनुरोध पर ये बातें नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा, ये दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों ना इससे अपने मन की बात कह दी जाए। ये सोच वो कहने लगा। पिंगलक ने कहा, दमनक, दूर से जो ओंकार की आवाज आ रही है उसे तुम सुनते हो? दमनक ने कहा, सुनता हूँ स्वामी, उससे क्या हुआ? पिंगलक ने कहा, दमनक से, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। दमनक ने कहा, किस लिए भगवान? पिंगलक ने कहा, इसलिए कि वह वन में कोई और दूसरा बलशाली जानवर आ गया, उसी का भयंकर गूढ़ गर्जन है, अपनी आवाज की तरह स्वयं भी इतना भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी उतना ही भयानक होगा। दमनक ने, स्वामी, ऊंचे शब्दों मात्र से भेद करना युक्त नहीं है, ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं, मेरी मृदंग, भटे, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं, जिनकी
आवाज बहुत ऊंची होती है, उनसे कौन डरता है? ये जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, यही वे यहीं राज करते रहे हैं, इसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ढोल भी कितने जोर से बजता है, गोमायू उसके अंदर जाकर ही पता लगा लेता है कि अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमायू की कहानी कैसी है? दमनक ने कहा, ध्यान देकर सुनिए।